हेलो नमस्कार बच्चों। मैं हूं आपका मैथ्स गुरु नरेंद्र सैनी। जैसा कि अपनी मैथ सीरीज चल रही थी, जिस मैथ सीरीज के चलते हुए मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आज आपकी जो क्लास होने जा रही है वो है 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। बहुत ही बढ़िया और स्पेशल क्लास होने वाली है। इसमें अपन फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं अपना 10th क्लास का हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्लास आपको कंप्लीट देखनी है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अपन करते हैं शुरुआत। अपना जो 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है वो अपन ने 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, वही चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा क्या है इसमें वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब इसमें अपन जो क्या पढ़ेंगे देखो, इसमें हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परिचय। इस चैप्टर का परिचय, इसमें क्या क्या है, क्या क्या अपन पढ़ेंगे। सेकंड जो है वो है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। मतलब एक प्रमेय है जो अंकगणित जो अपनी अर्थमेटिक होती है, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, उसके बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे उसके बारे में। तीसरा जो पॉइंट है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनरावलोकन। पुनर्वालोकन का मतलब यह है कि यहाँ पे अपरिमेय जो संख्या है वो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। तो अपन वापस से उन्हीं संख्याओं के बारे में अपन थोड़ा सा और डिस्कस में पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में अपन डिटेल से इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक अपने इस चैप्टर में, हमारे इस चैप्टर में होने वाले हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट वीडियो का। सबसे पहले जो अपना पहला टॉपिक है परिचय। परिचय का मतलब है इस चैप्टर में हम क्या क्या बेसिक क्या क्या है वो उन बेसिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, सबसे पहले जो बेसिक है वो है गुणनखंड एंड गुणज। सबसे पहले क्या है, गुणनखंड और गुणज। तो देखो गुणनखंड और गुणज क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो गुणनखंड क्या है, इधर तो मैं ले लेता हूं गुणनखंड के 2 पार्ट बना लेता हूं मैं। एक तरफ तो मैं लेता हूं गुणनखंड और एक तरफ मैं ले लेता हूं गुणज। देखो गुणनखंड और गुणज में क्या डिफरेंस है। देखो गुणनखंड और गुणज, देखो यहाँ पे 2 शब्द से मिलके ये बन रहा है। एक तो है गुणन और एक है खंड। गुणन का मतलब क्या है, गुणा का रूप, और खंड का मतलब क्या है, भाग। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी संख्या को गुणा के रूप में उसके अपन अलग अलग क्या करते हैं, भाग करते हैं। किसी भी संख्या को उसके गुणा के रूप में, उस संख्या को गुणा के रूप में उस संख्या के क्या करते हैं अपन, भाग करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गुणनखंड। एग्जाम्पल के लिए जैसे 10 है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 5। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को हमने गुणा के रूप में, इस 10 के जो गुणा के रूप में हमने भाग किए हैं, खंड किए हैं, वो क्या किए हैं कि 2 गुणा 5। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। इसको गुणा के रूप में हमने ऐसे लिख लिया। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 12 है। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 6, या फिर 3 गुणा 4। इस तरीके से मैं इस 12 को भी गुणा के रूप में कैसे भाग कर सकता हूं, गुणा के रूप में, 2 गुणा 6 या 3 गुणा 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है, ये जो 6 है, यहां से ये 3 है, ये जो 4 है, ये चारों जो अंक है, ये चारों अंक इसके क्या है, गुणनखंड है। मतलब ये चारों इसके क्या है, गुणनखंड है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12 है वो इस 2 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। इसको बोलते हैं गुणनखंड। अब बात करते हैं गुणज की। गुणज क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा 2, अब मुझे 2 के गुणज पता करने हैं। 2 के गुणज का मतलब कि 2 को जब अपन गुणा करते जाएंगे, मतलब 2 का जो पहाड़ा होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। मतलब जो 2 का पहाड़ा होता है, मतलब 2 की टेबल में, 2 के पहाड़े में जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी संख्याएं आएंगी, वो सब क्या रहेंगे, 2 के गुणज रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 6 का गुणज करना है तो 6 का पहाड़ा जो होता है वो 6 के गुणज होता है। मतलब 6 के पहाड़े में जो जो आएगा वो सब 6 के क्या होंगे, गुणज होंगे।
ये सब क्या है, 6 के गुणज है। मतलब जो 6 के पहाड़े में आएंगे वो सब क्या है, 6 के गुणज है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है कि किसी संख्या का छोटा रूप होता है। गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या का छोटा रूप होता है। देखो यहाँ 12 है, इसके जो गुणनखंड है वो इस मूल संख्या से क्या है, छोटे हैं। समझ गए कहने का मतलब, यहाँ पे जो गुणनखंड होते हैं वो मूल संख्या से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ गुणज में आओ, देखो यहाँ गुणज है 6, तो ये जो 6 के जो गुणज है वो इस मूल संख्या से क्या है, बड़े हैं। क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, आपस में 6 से गुणा होते जा रहे हैं। मतलब इनमें हर बार ये क्या है, देखो 6 को 3 से गुणा किया तो 18, 6 को 4 से गुणा किया तो 24, 6 को 5 से गुणा किया तो 30, 6 को 6 से गुणा किया तो 36। मतलब 6 को अपन क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, उसको बोलते हैं गुणज। तो गुणज हमेशा क्या होता है, अपनी मूल संख्या से बड़ा होता है, और जो गुणनखंड होता है वो मूल संख्या से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, उसको बोलते हैं गुणज। और सॉरी, जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं गुणज, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं गुणनखंड। मतलब जो मूल संख्या से छोटा है उसको बोलते हैं गुणनखंड, और जो मूल संख्या से बड़े हो उसको बोलते हैं गुणज। गुणज का मतलब यह है कि जैसे कोई भी रेंडमली संख्या, कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, जैसे मैंने बोला 9, तो 9 का जो गुणज क्या होगा, 9 का गुणज होगा कि 9 का जो पहाड़ा है, मतलब 9 के पहाड़े में जो जो आएंगे, मतलब 9 जिस जिस संख्या को विभाजित करेगा, मतलब 9 का जिस संख्या में भाग जाएगा वो सब 9 के क्या रहेंगे, गुणज रहेंगे। जैसे मान लो कि 45 है, तो 45 9 का गुणज है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 45 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि 9 के पहाड़े में 45 आता है, इसलिए 45 क्या है, 9 का एक गुणज है। और गुणनखंड में क्या होता है कि जो मूल संख्या में जिस जिस संख्या का भाग जाता है, जैसे 12 है तो 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है वो क्या होता है, गुणनखंड होता है। मतलब 12 है, 12 में जैसे 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, 12 का खुद का भाग जाएगा। तो ये सभी संख्याएं क्या है, 2 4 3, 2 3 4 6 और 12, ये सब क्या है, 12 के गुणनखंड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दी हुई संख्या में जिस जिस संख्या का भाग जाता है वो तो होते हैं गुणनखंड। या फिर ये कह सकते हैं कि दी हुई संख्या का जिस संख्या में भाग जाएगा, जिस जिस संख्या में भाग जाएगा वो सब उसके क्या होते हैं, गुणज होते हैं। ये होता है गुणनखंड, ये होता है गुणज। इसके बाद में है अगला अपना, वो है एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम, देखो एलसीएम को मैं क्या लिख सकता हूं, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज। देखो लीस्ट का मतलब हो गया लघुत्तम, मतलब सबसे छोटा। कॉमन का मतलब हो गया मतलब उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में कॉमन है। और मल्टीप्लाइज का मतलब हो गया गुणज। मतलब लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज, या फिर इसको अपन लघुत्तम समापवर्त्य भी बोल सकते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, इसको अपन क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य या लघुत्तम समावर्तक। लघु लघुत्तम समाप्रत्यय। ठीक है, इसको बोलेंगे लघुत्तम समाप्रत्यय। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज मतलब क्या है, समझो। देखो एलसीएम समझते अपन, मतलब जैसे मान लो लघुत्तम होता है सबसे छोटा, उभयनिष्ठ होता है मतलब जो कॉमन हो, और मल्टीप्लाइज का मतलब होता है गुणज। जैसे मान लो कि 3 और 4 है, 3 और 4 है, मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाइज, एम का मतलब क्या होता है,
मल्टीप्लाइज, और मल्टीप्लाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणज। मल्टीप्लाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणज। गुणज का मतलब हो गया, जैसे ही गुणज की बात होती है अपन तीन की टेबल लिखेंगे, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन चिंगे 18, तीन सात 21, तीन इंटे 24, तीन नाम 27, तीन दही 31। इसी प्रकार चार की टेबल लिखेंगे, चार एकम चार, चार दूनी 8, चार तिया 12, चार पंजे 20, चार छः 24, 28। ये चार की टेबल। अब मैंने क्या लिखाया, देखो, लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लघुत्तम, उभयनिष्ठ, लघुत्तम, उभयनिष्ठ, गुणज। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम, उभयनिष्ठ, गुणज। इसका मतलब क्या हो गया कि लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, उभयनिष्ठ मतलब जो समान हो, दोनों दो, कोई भी दो चीजों में समान हो, और गुणज का मतलब आपको पता ही है गुणज क्या होता है। अब इसमें देखेंगे कि इन दोनों में मतलब तीन और चार का जब अपन एलसीएम निकालेंगे, हम एमसीएम निकालेंगे तीन और चार का, तो एलसीएम का मतलब हो गया कि इस तीन की टेबल में और चार की टेबल में आपको वह सबसे छोटा नंबर देखना है, वह सबसे छोटी संख्या देखनी है। समझ गए? उभय लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी, मतलब तीन और चार की टेबल में, तीन और चार के पहाड़े में वह सबसे छोटी संख्या देखनी है जो दोनों में क्या है? कॉमन है। देखो यहाँ पे तीन है लेकिन यहाँ पे चार है, यहाँ पे छह है लेकिन यहाँ पे आठ है, यहाँ पे नौ है लेकिन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 है। मतलब ये जो 12 है वो दोनों में क्या है? ये जो 12 है वो दोनों में क्या है? ये दोनों में कॉमन है। ये दोनों में क्या है? कॉमन है। देखो यहाँ पे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 वह संख्या है जो दोनों में सबसे छोटी है और दोनों में सबसे उभयनिष्ठ है और दोनों के गुणज में आ रही है। समझ गए? मतलब ये तीन के गुणज में भी है और चार के गुणज में भी है, लेकिन ये सबसे छोटा गुणज है जो तीन का और चार का दोनों का कॉमन, मतलब दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणज है उसी को अपन क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। मतलब कोई भी दो संख्या है जिनका अपने को एलसीएम फाइंड करना है तो उनका सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ गुणज होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। तो ये होता है एलसीएम। समझ गए? मतलब कोई भी, जो भी अपन नंबर फाइंड कर रहे हैं, जो भी अपने को नंबर दिया हुआ है, मतलब जो भी अपने को संख्याएं दी हुई है, चाहे वो दो संख्याएं हो, चाहे वो तीन संख्या हो, चाहे चार संख्या हो, जिस संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है तो उन संख्याओं की अपन क्या लिख लेंगे? पहाड़े लिख लेंगे, और उस पहाड़ों में जो सबसे छोटा कॉमन जो संख्या आएगी उसी को अपन क्या कहेंगे? जो सबसे छोटा गुणज आएगा उसी को अपन क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक तो है 8 और एक है 12। मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक है 8 और एक है 12। मेरे पास दो संख्याएं हैं। 8 की टेबल क्या होगी? 12 की टेबल क्या होगी? हम्म। अब आपको क्या देखना है? ये सभी क्या है? ये सभी 8 के गुणज है और ये सभी किसके गुणज है? 12 के गुणज है। तो आपको क्या देखना है कि वह सबसे छोटा गुणज देखना है जो दोनों की टेबल में आता हो, मतलब दोनों के पहाड़ों में आता हो। तो देखो यहाँ पे क्या है? 24 है। यहाँ पे क्या है? 24 है। यहाँ पे देखो 24 और ये 24, ये दोनों में क्या है? कॉमन है। दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। मतलब ये जो 24 है वो इसमें सबसे छोटा है और 12 है वो इसमें सबसे छोटा है, जो दोनों में क्या है? कॉमन है। मतलब 24 8 की टेबल में भी आता है और 24 12 की टेबल में भी आता है, और ये दोनों क्या है? दोनों के लिए उभयनिष्ठ है और सबसे छोटे हैं। इससे छोटा नंबर, इससे छोटी संख्या और कोई सी नहीं है जो इन दोनों की टेबल में आती हो। तो ये जो 24 है वो इसका क्या हो गया? एलसीएम। तो दोनों का जो एलसीएम हो गया, मतलब एलसीएम ऑफ 8 एंड 12,
मतलब एलसीएम 8 और 12 का जो लघुत्तम समाप्रत्यय है वो क्या हो गया, 24 हो गया। इसी प्रकार इसमें जो दोनों का एलसीएम था वो दोनों का एलसीएम इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 12। इसमें कितना हो जाएगा, 12, और इसमें इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये होता है एलसीएम। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ की। बात किसकी करेंगे अब, एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को अपन लिखते हैं हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा महत्तम महत्तम उभयनिष्ठ महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट का मतलब हो गया महत्तम, कॉमन का मतलब हो गया उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब हो गया गुणनखंड, या फिर इसको अपन महत्तम समाप्रत्यय भी कह सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब सबसे पहले अपने को जो भी संख्याएं दी गई है उनके अपन गुणनखंड बताएंगे, और उन गुणनखंड में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा जो दोनों में कॉमन होगा वही अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरे पास दो संख्या है 12 और 16, 12 और 16। देखो 12 के अगर मैं गुणनखंड करना चाहूं, 12 के अगर मैं गुणनखंड करना चाहूं तो क्या होंगे, 2 गुणा 3। ठीक है, या फिर ये समझ लो कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 6, या फिर 3 गुणा 4। ठीक है, या फिर 12 गुणा 1। ठीक है, इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 8, या फिर 4 गुणा 4, या फिर 16 गुणा 1। ये अपने से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि वह सबसे बड़ा गुणनखंड देखना है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके जो गुणनखंड लिखेंगे वो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। वो क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहां से देखो क्या होगा, यहां से ये 2 है, और इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3। यहां से करूंगा यहां से भी यही आएगा, यहां से करूंगा तो भी यही आएगा। इसी प्रकार यहां से जब अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2, ये लिख सकता हूं। ठीक है, ये लिख सकता हूं। अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों में ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये दोनों में कॉमन है, ये जो 2 दिख रहा है वो भी दोनों में क्या है, कॉमन है। समझ गए, मतलब यहां पे इसके गुणनखंड में भी 2 गुणा 2 आ रहा है, इसके गुणनखंड में भी 2 गुणा 2 आ रहा है। अब इस 2 गुणा 2 के अलावा इन दोनों में और कोई सा कॉमन गुणनखंड नहीं है। मतलब इनका जो कॉमन गुणनखंड हो गया, जो कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन का मतलब हो गया उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या हो गया, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है, दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो रहा है, 2 गुणा 2। मतलब क्या हो गया, 4। अब यहां पे भी देख लो, यहां पे क्या आ रहा है, 2 गुणा 6, 2 गुणा 8, 3 गुणा 4, 4 गुणा 4, या 16 गुणा 1, या 12 गुणा 1। अब इसमें आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड देखना है जो दोनों में आ रहा हो। सबसे बड़ा देखो यहाँ पे 2 है, 2 से बड़ा 3 भी है, 3 से बड़ा 4 भी है, 4 से बड़ा 12 भी है। मतलब अपने पास क्या क्या है, 2, 3, 4 और 12। इसमें क्या क्या है, इसमें है 2, 4, 8 और 16। अब आपको देखना है, देखो इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सॉरी यहाँ पे 6 भी है, इसमें 6 और 12, 6 भी है और 12 भी है।
ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या है, 2 है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और 16 भी है। 2 4 8 16। अब आपको देखना है कि इन सभी गुणनखंड में, ये जितने भी गुणनखंड है, इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, वो कितना है, 4। इन दोनों में सबसे जो बड़ा गुणनखंड है वो कितना है, 4 है। 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी। इसका मतलब इसका जो HCF हुआ वो HCF क्या हो गया, 4। मतलब क्या हो गया, जो सबसे बड़ा गुणनखंड, मतलब दोनों में क्या देखना है कि वह सबसे बड़ा गुणनखंड देखना है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, वही अपना क्या होता है, HCF होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं HCF और LCM और दो दी गई संख्याओं के बीच में संबंध। मतलब हमें कोई भी दो संख्याएं दी गई है, ठीक है, उन संख्याओं का हम LCM भी फाइंड करते हैं और HCF भी फाइंड करते हैं, मतलब HCF भी ज्ञात करते हैं, LCM भी ज्ञात करते हैं। तो जो भी दो संख्याएं दी गई है वो और उनका जो LCM और HCF होता है तो उनके बीच में एक संबंध होता है, वो क्या होता है, देखो ये मान लो कि दो संख्याएं माना दो संख्याएं ए और बी है, ए और बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों संख्याओं का गुणनफल मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का HCF, ये दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। कोई भी दो संख्याएं दी गई है और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया फाइंड करके, मतलब एलसीएम और एलसीएम दिया हुआ है तो उनके बीच में ये क्या होता है, एक संबंध होता है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए मल्टीप्लाई बी बराबर एलसीएम ए बी मल्टीप्लाई HCF ए बी। ठीक है। मतलब क्या हो गया कि उन दो संख्याओं का जो गुणनफल है तो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 3 और 4 ये दो संख्याएं हैं, मेरे पास दो संख्याएं क्या है, 3 और 4। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, 12। और अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ कितना आएगा, 1। एचसीएफ कितना आएगा, 1। अब इसमें क्या होगा कि 3 गुणा जो 4 है, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब 12 गुणा 1 के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इस एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल की क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी अब आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये होता है संबंध। ठीक है। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ एक बात और बता देता हूं एलसीएम और एचसीएफ में। ये जो एलसीएम और एचसीएफ है ये आपने छोटी क्लासों में, 6 क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, इनमें आपने पढ़ लिया है। ठीक है। अब इसी एलसीएम और एचसीएफ को अपन हम कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता देता हूं, एक बार इधर ही बता देता हूं आपको, इसको साफ करके। ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास दो संख्याएं हैं, 12 और 21।
इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है हमें, एलसीएम और एचसीएफ, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम जब ज्ञात करते हैं तो हमने ऐसा किया है कि जब एलसीएम ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 12 और 21, 12 और 21 इन दोनों को अपन एक साथ करके इनके क्या करते हैं, अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन क्या ज्ञात कर रहे थे, एलसीएम ज्ञात कर रहे थे। मतलब सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 12 में 2 का भाग लगाया 6, 21 में 2 का भाग जाता नहीं है तो ऐसे लिख लेंगे। फिर से 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे आ गया 3 और 21 में 2 का भाग जाता नहीं है। इसके बाद में 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे आ गया 1 और 21 में 3 का भाग लगाया तो 7। फिर 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका अपन एलसीएम निकालते हैं तो इसका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, इन सब का मल्टीप्लाई होता है। मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 7 84। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसके बाद में हम अगर एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे निकालते थे कि 12 को सबसे पहले 2 से विभाजित किया हमने, ठीक है, 12 को 2 से विभाजित किया तो 6, फिर 2 से विभाजित किया तो 3, फिर 3 से विभाजित किया तो 1। इसी प्रकार 21 का अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अलग अलग, मतलब पहले दोनों को एक साथ लिया था एलसीएम के लिए, एचसीएफ के पे हम अलग अलग लेंगे। यहाँ पे 2 3 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, फिर यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब देखो इसमें हमने क्या किया था कि जब 12 के अपन ने गुणनखंड किए तो 12 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3। इसी प्रकार 21 के जब गुणनखंड किया तो क्या आया, 3 गुणा 7 आ गया। अब जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें पता है कि जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन गुणनखंड है वही एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन गुणनखंड क्या आ रहा है, देखो 3 इस दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन गुणनखंड आ रहा है। जो 3 है वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन गुणनखंड। 3 इसके गुणनखंड में भी है, 3 इसके गुणनखंड में भी है और ये सबसे बड़ा है, और ये क्या है, सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सबसे बड़ा है तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि ये जो 84 है वो 84 इस 12 की टेबल में भी आता है और 21 की टेबल में, मतलब 12 के पहाड़े में भी आता है और 21 मतलब 21 के पहाड़े में भी आता है, और ये सबसे छोटा है। और ये क्या है, सबसे छोटा है, क्योंकि 12 की टेबल तो अपन बहुत आगे तक बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, 21 की टेबल भी अपन बहुत इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ा मल्टीप्लाइज अपन फाइंड नहीं कर सकते, सबसे बड़ा मल्टीप्लाई हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए सबसे छोटा मल्टीप्लाइज फाइंड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ये जो 84 है वो 12 की और 21 की टेबल में आता है दोनों में, और ये दोनों में आने वाला सबसे कॉमन और सबसे छोटा संख्या है, सबसे छोटी और दोनों में आने वाली उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक है, ये हमने क्या किया था, इस तरीके से हमने पिछली क्लासों में ये सीख लिया है। अब इसी को सीखने के लिए हम दूसरे तरीके से करते हैं, देखो कैसे करते हैं। 10th क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो किस टाइप से है, किस टाइप से इसका निकालना है, देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे करना है। यही एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल है 12 और 21। एग्जांपल क्या है, 12 और 21, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे वो हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के वो ही गुणनखंड करेंगे जैसे अपन करते आए हैं। तो इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। इसी प्रकार 21 को डिवाइड करेंगे, 2 से होता नहीं है, 3 से किया 7 आ गया, 7 से किया तो 1 आ गया। इस तरीके से हमने कर लिया। अब क्या करना है कि देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 7 गुणा, और ये 1, इसमें ये 1 भी आएगा और इसमें भी ये 1 आएगा, ये 1 भी तो आ रहा है ना। ठीक है, आप 1 को चाहे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो आपको क्या करना है, देखो
यहाँ पे 2 है, 2 है, 2, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, जब 2 को 2 बार गुणा करते हैं तो मैं क्या 2 की घात 2 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 3 की घात 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 1 की घात है। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, 3 की घात 1 हो जाएगा और 7 की घात 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन सबको, मतलब इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उन सबको हम घातांक के रूप में लिख लेंगे। घातांक के रूप में लिख लिया। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, मतलब इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 2 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की घात 0 लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 0 भी लिख सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो यहाँ पे 7 को रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 7 की घात 0, क्योंकि 7 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई में रख सकता हूँ, क्योंकि 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है भी। अब देखो 2 3 7, 2 3 7, तीनों में कॉमन कॉमन गुणनखंड आ रहा है, मतलब इसमें भी 2 3 7 आ रहा है, इसमें भी 2 3 7 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम निकालना है। जब हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ी घातें, सबसे बड़ी घातें। जब एलसीएम निकालना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ी घातें। और जब हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे छोटी घातें, सबसे छोटी घातें। ये आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखो हम क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी घातें देखनी है। सबसे बड़ी घातें देखने का मतलब है कि इसमें जितने भी गुणनखंड है 2 3 7, इनमें सभी की सबसे बड़ी घातें देखनी है। तो देखो 2 की, इसमें और इसमें दोनों में देखना है आपको कॉमन। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे 2 की घात 0 है, 2 की घात 2, तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी हो गई, 2 की घात 2। इसके बाद में 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, दोनों में 3 की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात 3 की घात 1 ही है। और 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 7 की घात 1 है। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आप चाहो तो इसको सोल्व करके लिख सकते हो, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4 गुणा 3 गुणा 7, और इसको गुणा करके लिखेंगे तो 84। इसी प्रकार एचसीएफ देखना है तो एचसीएफ में हम क्या देखेंगे, सबसे छोटी घातें। एचसीएफ में क्या देखेंगे, सबसे छोटी घातें। तो सबसे छोटी घात देखेंगे तो देखो यहाँ पे 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 0, तो यहाँ पे आएगा 2 की घात 0, फिर गुणा। इसी प्रकार 3 की सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पे 3 की घात 1 ही है, तो यहाँ पे आएगा 3 की घात 1। इसके बाद में 7 की सबसे छोटी घात क्या है, 7 की घात 0। अब इसको सोल्व कराना है तो 2 की घात 0 का मतलब 1 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की घात 1 का मतलब 3 हो गया, और 7 की घात 0 का मतलब 1 हो गया। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एचसीएफ। अब देखो एलसीएम 84 आ रहा है, तो यहां से भी एलसीएम कितना आ रहा था, 84। वहां से एचसीएफ 3 आ रहा है, तो यहाँ भी एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब हमें जब 10th क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे तो उनको इस तरीके से फाइंड हम करेंगे, मतलब घातांक के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। और घातांक के रूप में एलसीएम और एलसीएम लिखने के बाद एलसीएम के लिए तो क्या करना है, सबसे बड़ी घात देखनी है, और एचसीएफ के लिए क्या करना है, सबसे छोटी घात देखनी है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो इसका आंसर कैसे होगा, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसका आंसर करेंगे हम। सबसे पहले 8 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4। फिर 4 से विभाजित किया तो कितना आ गया, 2। फिर 2 से विभाजित किया तो कितना आ गया, 1। इसका मतलब अब यहाँ पे 20 है, 20 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ
कि 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 3। इसी प्रकार 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो इसको लिख सकता हूं 5 की घात 1। ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे भी 5 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 5 की घात 0, क्योंकि 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 2 की घात 3 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस से 2 की घात 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें क्या लिखना है, हमें निकालना है एलसीएम। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है किसका, 8 और 20 का। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 8 और 20 का एलसीएम पूछ रहा है, या 8 और एलसीएम का 8 और 20 का अपन क्या कर रहे हैं, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एलसीएम में क्या देखनी है, सबसे बड़ी घात। एलसीएम में क्या देखनी है, सबसे बड़ी घात। और ये कैसे याद रखना है कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या आ रहा है, एम। एम क्या होता है, मल्टीप्लाइज, और मल्टीप्लाइज क्या होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं। मल्टीप्लाइज हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और फैक्टर हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइज है, तो मतलब क्या देखना है, सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2 की घात 3। और 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 की घात 1। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, और 5 की घात 1 का मतलब हो गया 5, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 40। अब हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ, 8 और 20 का। जब 8 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे तो एफ का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, और गुणनखंड क्या होता है, छोटा होता है, तो सबसे छोटी घात देखनी। तो 2 की सबसे छोटी घात क्या आ गई, 2 की घात 2, और 5 की सबसे छोटी घात क्या है, 5 की घात 0। 5 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, और 5 की घात 0 का मतलब हो गया 1, और 4 को 1 से गुणा किया तो 4। ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इस तरीके से हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। देखो अपने पास अब कितने नंबर है, 3 नंबर है। सबसे पहले 6, 6 को अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करेंगे। 2 की घात 2 का डिवाइड किया तो 3, और 3 से डिवाइड किया तो 1। इसी प्रकार हम करेंगे डिवाइड किसको, 72 को किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 72 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 36। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 18। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 9। फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3। और फिर से 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1। देखो 72 2 से डिवाइड होता है, 36 आ गया। 36 2 से डिवाइड होता है, 18 आ गया। 18 2 से डिवाइड होता है, 9 आ गया। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 9 को किससे डिवाइड करना है, 3 से करना है। अगर 3 से नहीं होता तो 4 से करते, 4 से नहीं होता तो 5 से करते। ऐसे अपन आगे आगे डिवाइड विभाजित करते जाते। 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। इसी प्रकार 120 को करेंगे। जब 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। फिर 15 किससे डिवाइड होता है, 3 से, तो कितना आ गया, 5 आ गया। और फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा, मतलब 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। इसी प्रकार 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 3 गुणा, इसके बाद में 3 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की घात 2। 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 में देखो 1 2 3 बार, 2 कितनी बार है, 3 बार, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। अब आपको क्या करना है, देखो 2 3 2 3 2 3, इसमें 5 है, उन दोनों में 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 की घात 0 लगा देंगे, और यहाँ भी 5 की घात 0 लगा देंगे। इसमें क्या है देखो, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी घात देखनी है। तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 2 की घात 3। फिर इसके बाद में 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की घात 2। इसके बाद में 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 की घात 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 8। 2 की घात 3 का मतलब 8 हो गया, 3 की घात 2 का मतलब 9 हो गया, और यहाँ पे आ गया 5। इसको सोल्व करेंगे, 8 को 5 से गुणा किया तो 40, और 40 को 9 से गुणा किया तो 360। इसके बाद में अपन निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी घात देखनी है। यहाँ पे 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, 2 की घात 1 गुणा
3 की सबसे छोटी घात कितनी है, 3 की घात 1, और 5 की सबसे छोटी घात कितनी है, 5 की घात 0। इसको सोल्व करेंगे तो 2 की घात 1 का मतलब 2 आ गया, 3 की घात मतलब 3 आ गया, 5 की घात 0 का मतलब 1 आ गया, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 6। मतलब ये तो अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और ये कितना आ गया, एचसीएफ आ गया। इस तरीके से इसको अपन क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि दिया गया है कि HCF 306 और 657 का कितना है, 9 है। एलसीएम ज्ञात अपने को करना है। मतलब ये जो दे रखा है वो क्या है, संख्याएं हैं, और इन संख्याओं का HCF कितना है, 9 है। तो इन संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको एक संबंध बताया था। हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम मल्टीप्लाई HCF के इक्वल होता है। ठीक है, यहां से देखो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 गुणा 657, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के एलसीएम के गुणा इन दोनों के HCF, इन दोनों का HCF कितना है, 9 के इक्वल होगा। सही, अब हमें क्या करना है, एलसीएम को ज्ञात करना है, तो 9 को अपन इधर ले आएंगे। ये हो जाएगा 306 गुणा 657 भाग 9, और इधर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इसको काट लो, देखो इसको काटेंगे, इसको काटो, देखो 9 एकम 9, इसको काटेंगे, 9 तिया 27, 3 बच गया, 9 चौके 36, मतलब कितना आ गया, यह आ गया 34 गुणा 657, और ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 22 338, ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। बाद में है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। सोनिया मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, जबकि रवि को इतना ही चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। कितने मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, समझो। सबसे पहले एक वर्ताकार पथ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक वर्ताकार क्या है, पथ है। इस वर्ताकार पथ में, इस वर्ताकार पथ में क्या हो रहा है, इस वर्ताकार पथ में क्या हो रहा है कि दो व्यक्ति है, एक तो है सोनिया और एक है रवि। ठीक है, एक तो है सोनिया, एक है रवि। ये मान लो कि इस बिंदु से वो स्टार्ट करते हैं, इस बिंदु से वो क्या कर रहे हैं, इस बिंदु से वो दौड़ना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रवि है और यहाँ पे सोनिया है। ठीक है, वो एक ही बिंदु से, देखो दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय में एक ही दिशा में वो घूमना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक तरफ तो है रवि, ये तो मान लो रवि है। ठीक है, और सोनिया है, ये है सोनिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो रवि है, इसमें क्या हो रहा है कि जो रवि है, ठीक है, वो एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है। मतलब यहां से उसने भागना स्टार्ट किया रवि ने, और एक चक्कर किया, यहां पे इसने क्या कर दिया, एक चक्कर कंप्लीट कर दिया। कितना समय लगा, 12 मिनट। कितनी लगी, 12 मिनट। इसके बाद में, इसके बाद में क्या किया, सोनिया ने क्या किया, यहां से भागना स्टार्ट किया और यहां पे आके रुक गई। इसको कितना लगा, 18 मिनट लगा। इसको कितना लगा, 18 मिनट लगा। अब सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको ये बताना है कि ये इस बिंदु से दोनों दोनों इस बिंदु से भागना क्या हो रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों इस बिंदु से भागना स्टार्ट कर रहे हैं और वापस इसी बिंदु पे मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले कि जब ये एक चक्कर लगा रहा है, ये 12 मिनट में पूरा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि रवि थोड़ा तेज भाग रहा है। रवि क्या कर रहा है, तेज भाग रहा है। भाई इसने एक चक्कर 12 मिनट में ही कर लिया और वो 18 मिनट में कर रही है, मतलब वो इससे 6 मिनट लेट है। मतलब वो इतना धीरे भाग रही है कि एक चक्कर पूरा करने में रवि से 6 मिनट ज्यादा ले रही है। अब आपको ये देखना है कि जब ये दोनों दोबारा से एक जगह पे जब मिलेंगे तो उस वक्त कितनी मिनट हो चुकी होंगी या कितना समय लग चुका होगा। तो देखो वो ये कंफर्म है कि दोनों एक पॉइंट पे जरूर मिलेंगे। देखो कैसे मिलेंगे, रवि ने यहां से भागा, यहां पे आ गया,
इसके बाद में जब ये एक पूरा चक्कर करेगी तो ये 6 मिनट और भाग लेगा, तो 6 मिनट में मान लो ये यहाँ पे आ गया भाई, रवि 6 मिनट में भाग के यहाँ पे आ गया वापस से, और वो अभी तक यहीं पे है। फिर से वापस जब ये यहाँ पे आएगी 6 मिनट और भागेगी तो ये 6 मिनट और भाग लेगा, फिर जब ये 6 मिनट और भागेगा तो ये 6 मिनट और भाग लेगी, जब ये 6 मिनट और भागेगा तो ये 6 मिनट और भाग लेगी, जब ये 6 मिनट भागेगा तो ये 6 मिनट और भाग लेगी। इस तरीके से वो क्या हो रही है, 6 मिनट पीछे है। अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो ये पता करना है कि उनका जो एक चक्कर है, मतलब ये जब दोबारा मिलेंगे तो वो टाइम 18 और 12 से 18 मिनट और 12 मिनट से कम होगा या ज्यादा होगा। देखो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट, और मिनिमम कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट। सही, तो मैक्सिमम 18 मिनट तो एक चक्कर पूरा करने में, तो एक चक्कर में, पहले चक्कर में तो वो मिलने से रहे, तो जब वो पहले चक्कर में नहीं मिलेंगे, इसका मतलब जब भी वो मिलेंगे तो जो टाइम है, जो समय है, वो 18 से ज्यादा होगा, 18 मिनट से ज्यादा होगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि जब दोबारा मिलने का समय 18 मिनट से ज्यादा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। जब भी ज्यादा ज्ञात करना है तो एलसीएम, और जब भी कम ज्ञात करना है तो एचसीएफ। तो देखो 12 और 18 का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को अपन करेंगे फैक्टर। तो 12 के जब हम फैक्टर करेंगे, 2 से गुणा, 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार 18 को करेंगे तो 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। इसी प्रकार 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 बार, तो 2 की घात 1 गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, केवल क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो दोनों में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात कितनी है, 2 सबसे बड़ी, 2 की घात कितनी है 2, और 3 की भी घात कितनी है 2। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की घात 2 का मतलब 4 हो गया, और 3 की घात 2 का मतलब 9 हो गया, और 4 को 9 से गुणा किया तो कितना आ गया, 36 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया कि 36 मिनट बाद में दोनों वापस से एक बिंदु पे आके मिल जाएंगे। समझ गए क्या, 36 मिनट बाद में दोनों वापस से उसी बिंदु पे आ जाएंगे जिस बिंदु पे उन्होंने भागना स्टार्ट किया था, और यहाँ पे यही बताना है कि वो पुनः प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे, कितनी मिनट बाद में मिलेंगे। तो कितनी मिनट बाद में मिलेंगे, 36 मिनट बाद में दोनों वापस से प्रारंभिक बिंदु पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है, चलो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं क्या है, इसके आगे चलते हैं अपन। देखो आगे है अपना जो सेकंड, इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, अंक गणित का मूलभूत परिमेय। मतलब जो अंक गणित है उसकी मूलभूत परिमेय क्या है, देखो परिमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है सिवाय उस क्रम के जिसमें अभाज्य गुणनखंड आते हैं। ठीक है, किसी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। मतलब किसी प्राकृत संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर क्या होता है, अद्वितीय होता है। इसका मतलब समझो कि जैसे मान लो कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी क्या है, भाज्य संख्या। अब सबसे पहले तो भाज्य संख्या के बारे में समझो क्या है। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है कि ऐसी संख्या जो खुद के अलावा, मतलब खुद से तो डिवाइड होती है, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड होती हो। मतलब जिस संख्या में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाए उस संख्या को अपन क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिस संख्या में खुद के अलावा, जिस संख्या में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे मान लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये सभी क्या है, भाज्य अभाज्य संख्याएं हैं। इन संख्याओं में सिर्फ खुद का ही भाग जाता है। इसी प्रकार 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं क्या है,
ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें आपको एक बात बता दूं कि दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या होने के साथ साथ क्या है, अभाज्य है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हमेशा क्या होती है, विषम होती है। मतलब दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है, बाकी दो के अलावा सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती है जो अभाज्य होती है। और सबसे पहली अभाज्य संख्या भी दो ही है। इसके बाद में सबसे पहली भाज्य संख्या है वो है 4। सबसे पहली भाज्य संख्या वो क्या है, 4। ठीक है। और भाज्य संख्याओं में कोई भी ऐसी संख्या, मतलब भाज्य जो संख्याएं हैं उन संख्याओं में विषम की संख्याएं भी आ सकती है और सम संख्याएं भी आ सकती है। देखो 9 क्या है, विषम संख्या है, 15 क्या है, विषम संख्या है, लेकिन ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 4 लिया, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2। 6 लिया, 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3। 9 लिया, 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 3। 12 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 2 गुणा 2। 15 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 5। 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। मतलब कि जितनी भी जो भाज्य संख्याएं हैं उन्हें भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका जो गुणनफल है वो दोनों अभाज्य है, इसका जो गुणनफल है वो भी दोनों अभाज्य, इसका गुणनफल भी अभाज्य, इसका गुणनफल भी अभाज्य। ये सभी भाज्य संख्याएं हैं जिनके गुणनफल को अपन क्या लिख सकते हैं, भाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो गुणनफल के रूप में अपन लिख रहे हैं ये इसके लिए अद्वितीय है, इसके क्रम को छोड़िए। इसमें यही लिखा हुआ है कि सिवाय उस क्रम में जिसमें अभाज्य गुणनखंड आते हैं, यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, ये गुणनखंड द्वितीय है सिवाय इसके क्रम को छोड़िए। अगर इसके क्रम को अपन चेंज कर दे तो हो सकता है वो किसी दूसरे का भी बन सकता है, लेकिन अगर इसी क्रम में आ रहा है तो वो इसी के क्या रहेंगे, गुणनखंड रहेंगे, वो किसी दूसरी संख्या के नहीं रहेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। इसी प्रमेय को लेके एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं 4n पल 4n 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब क्या है कि 4 की घात n कोई एक संख्या है, 4 की घात n क्या है, कोई एक संख्या है। आपको क्या बताना है कि ये जो 4 की घात n है, इस n की जगह पे n क्या है, प्राकृत संख्या। n क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो गया, प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो गया, प्राकृत संख्या का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। मतलब n की जगह, जैसे मान लो कि 4 की घात n है, n की जगह मैंने लिया 1, n की जगह मैंने क्या लिया 1, n की जगह 1 लिया तो 4 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार n की घात 2 लेंगे तो 4 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार n की घात 3 लेंगे तो 4 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 64। इसी प्रकार n बराबर 4 लेंगे तो 4 की घात 4 बराबर हो जाएगा 256। इस तरीके से अपन n की घात 5 लेंगे, सॉरी n की जगह अपन क्या लेंगे 5 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की घात 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की घात 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू लेते जाएंगे। अब आपको क्या बताना है कि जब n की जगह हम कोई वैल्यू लेते हैं, n का कोई एक ऐसा मान है कि जिसके लिए n की घात n अंक शून्य पे समाप्त होता है। मतलब जब 4 की घात 1 लेंगे तो 4 पे समाप्त हो रहा है, 4 की घात 2 लेंगे तो 6 पे समाप्त हो रहा है, 4 की घात 3 लेंगे तो 4 पे समाप्त हो रहा है, 4 की घात 4 ले रहे तो वापस से 6 पे समाप्त हो रहा है। मतलब आपको यह बताना है कि क्या n का कोई एक ऐसा मान है कि ये जो लास्ट वाला अंक है वो 0 पे समाप्त हो, वो क्या हो, 0 पे समाप्त हो। तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब अगर अपन n की जगह विषम वैल्यू पुट करेंगे तो वो कहां पे समाप्त हो रहा है, 4 पे, और अगर n की वैल्यू सम पुट करेंगे तो वो कहां पे समाप्त हो रहा है, 6 पे। मतलब ये 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है और ना ही होगा। अब इसको ऐसे करना नहीं है, ये वैसे मैंने समझाया है। करना कैसे है, देखो करना कैसे है कि जो 4 की घात n है, तो मैंने क्या लिखाया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2, और इसकी घात कितनी लग रही है n। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की घात 2 और इसके घात कितनी है n। जब घात के ऊपर घात होती है तो ये क्या बन जाएगा, 2 की घात 2n। मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 है इसके जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए, जब इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो उस अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 ही शामिल है। क्या शामिल है, 2 ही शामिल है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब कभी भी अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आता है
या फिर कोई भी संख्या की अपन अगर किसी संख्या के ऊपर घात लग रही है और अगर अपन उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और अगर अपन उसको गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, अगर हम उसको गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं तो वो संख्या 0 पे तब ही समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएंगे। मतलब वो संख्या 0 पे तब ही समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएंगे। ऐसा क्यों होता है कि जैसे मान लो 3 है, अगर 3 को मैं सिर्फ 2 से गुणा करता हूं तो 6 आता है, और अगर 3 को मैं 5 से गुणा करता हूं तो 15 आता है। लेकिन अगर 3 को मैं 2 और 5 दोनों से गुणा करता हूं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 3 से गुणा किया तो 30। तो वो कहां पे समाप्त हो जाएगी, 0 पे समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है, इसका मतलब वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। लेकिन इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हमें क्या लिखना है कि 4 के जो अभाज्य गुणनखंड है, 4 के अभाज्य जो गुणनखंड है उसमें सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 4 की घात जो n है, एन का कोई भी मान पुट करने से इसका जो वैल्यू है वो 0 पे कभी समाप्त नहीं होगी, ऐसा इसमें लिख देना है। यही इसका आंसर है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है कि जो 6 की घात n है, इसमें क्या n की जगह कोई वैल्यू पुट करने से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्या? तो आपको क्या लेना है, 6 की घात n है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 और इसकी घात कितनी है, n। इसका मतलब इसके जो गुणनखंड है, अभाज्य जो गुणनखंड है, इसमें 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। तो 5 नहीं है इसका मतलब 2 है, लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब कि 6 की घात जो n है वो कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को शून्य पे समाप्त करना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये अपना, इसके बाद में जो अगला इसका जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।